डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा एवं विकास अनुसंधान। डीआरडीओ में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग विंग है, उसमें काम कर रहे एक उच्च स्तरीय अधिकारी प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने। और ये सबसे बड़ी खबर इसलिए भी है दोस्तों कि जिस आरोप में प्रदीप कुरुलकर को गिरफ्तार किया है, वो आरोप इतना गंभीर और संगीन है कि आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरा कि प्रदीप कुरुलकर जिस संगठन से जुड़ा है, और जब ये सुनेंगे तब शायद ही आपके मुंह से कोई शब्द निकल पाए। प्रदीप कुरुलकर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है महाराष्ट्र एटीएस ने। और प्रदीप जो कुरुलकर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग विंग के उच्च पद पे कार्यरत थे। और प्रदीप कुरुलकर है जो आरएसएस के एक सक्रिय नेता और कार्यकर्ता भी थे। प्रदीप कुरुलकर के पिता और दादा सब आरएसएस से जुड़े थे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इस खबर को देश की मीडिया ने, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, इतनी बड़ी खबर को इन्होंने दबा दिया। आपको याद होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन में जाके सिर्फ इतना बोलते हैं कि देश की संसद में माइक म्यूट कर दिया जाता है, तब ये जो मीडिया है किस तरह कपड़ों से बाहर आके देश के जनता के सामने नाच करती है कि राहुल गांधी ने देश की जनता को गुमराह किया, देश का अपमान किया। और ये जो आरोप है दोस्तों प्रदीप कुरुलकर पे लगा है, संघ के एक नेता पे लगा है। हालांकि जितने भी संगठन है देश के अंदर, जो संस्थान है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, और इस तरह डीआरडीओ में भी उच्च पदों पर ऐसे लोगों की सरकार ने नियुक्तियां की हैं जो संघ की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस पूरे प्रकरण पे, डीआरडीओ में जो हुआ है। और आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ की हिस्ट्री के बारे में। 1958 यानी 1958 में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दूरदर्शी सोच और एक आने वाले भारत की बुनियाद रखी, एक ऐसे सशक्त भारत की जिसमें रक्षा अनुसंधान हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम हो। इस उद्देश्य से डीआरडीओ की स्थापना की गई। आज डीआरडीओ के पूरे देश के अंदर 52 से ज़्यादा लैब हैं, जिसके अंदर 5000 के करीब साइंटिस्ट काम करते हैं। इसके अलावा 25000 के करीब सपोर्टिंग स्टाफ है। डीआरडीओ का जो मुख्य काम है वो अनुसंधान है, और ख़ासकर रक्षा, जिसके अंदर अपने डिफेंस के जो इक्विपमेंट बनते हैं, रडार सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा जो रोबोट कंप्यूटिंग है या मानव रहित जो भी विमान या जो टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर डीआरडीओ काम करता है रिसर्च और उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में। यानी डीआरडीओ इस देश का एक, इस तरह कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर और संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभाग है, जो सीधा पीएमओ के अधीन आता है और रक्षा मंत्री उस चीज़ को हेड करते हैं, लीड करते हैं। तो ये है डीआरडीओ की हिस्ट्री। अब डीआरडीओ में एंट्री होती है प्रदीप कुरुलकर की। प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग विंग है, उसके निर्देशक पद पे कार्यरत थे। अब प्रदीप कुरुलकर जो पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनके दादा जो एक मैथमेटिशियन थे, वो भी आरएसएस के एक सक्रिय नेता और कार्यकर्ता थे। प्रदीप कुरुलकर के जो पिता है वो आरएसएस की जो पुणे शाखा है उसके अंदर कोषाध्यक्ष थे। और प्रदीप कुरुलकर ने एक टीवी इंटरव्यू में बात की थी आज से कुछ लगभग 1 वर्ष पहले कि वो आरएसएस में की शाखा में 5 वर्ष के थे, तब से जाना उन्होंने शुरू किया। और प्रदीप कुरुलकर विज्ञान और गणित के प्रोफेसर यानी उस चीज़ में महारत हासिल किए हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रदीप कुरुलकर, उनके पिता, उनके दादा एक लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अब एंट्री होती है इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ काम करने वाली एक खूबसूरत महिला की। अक्टूबर 2022 का समय था दोस्तों, और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ काम करने वाली एक खूबसूरत महिला प्रदीप कुरुलकर से सोशल मीडिया के जरिए मिलती है ऑनलाइन। उसके बाद चैट का सिलसिला जारी होता है। यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पे जुड़ी, उसमें हो सकता है कुछ हनी ट्रैप का मामला हो। दोस्तों, जब एक उच्च पद पर और देश की एक ऐसी संस्था या एक ऐसे विंग के साथ इंसान कार्य कर रहा हो, तो उसका जो दिमाग है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रहता है, देश के प्रति समर्पण के लिए। अब यहाँ पे प्रदीप कुरुलकर बड़े आसानी से उस महिला के जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या
आरएसएस ने प्रदीप कुरूलकर को जो ट्रेनिंग दी वो इतनी गंभीर नहीं थी, या सिर्फ इतनी ट्रेनिंग थी कि कोई भी देश विरोधी इंसान आए और आरएसएस के किसी भी बंदे का दिमाग ब्रेन वॉश कर जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 को उस महिला से प्रदीप कुरूलकर की बात होती है, मामला आगे बढ़ता है और धीरे धीरे डीआरडीओ के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग विभाग की जितनी भी जानकारियां थी, देखिए प्रदीप कुरूलकर एक बहुत उच्च पद पर कार्यरत थे, तो जो भी मिसाइल डिजाइन हो, रोबोटिक इंजीनियरिंग हो, मानव रहित विमान की जो टेक्नोलॉजी हो, रोबोटिक साइंस हो, इस तरह के सभी जो चीज़ें हैं वो प्रदीप कुरूलकर को पता थी, उसके डिजाइन थे, और वो सारी चीज़ें प्रदीप कुरूलकर ने उस पाकिस्तानी आईएसआई महिला एजेंट के साथ इस चीज़ को साझा किया, और ये सिलसिला अक्टूबर 2022 को चला। अब देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनको इस चीज़ पे शक था। उन्होंने फरवरी 2023 में, यानी लगभग 5 महीने बाद, प्रदीप कुरूलकर का जो मोबाइल है वो लैपटॉप जब्त किया और इस चीज़ की जांच की। डीआरडीओ को सौंपा गया, जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे इन तथ्यों की सच्चाई हुई और प्रदीप कुरूलकर को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ एक सवाल उठता है कि पीएमओ जो डीआरडीओ के को सीधा रिपोर्ट करता है, डीआरडीओ पीएमओ को, देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वैसे तो ईडी सीबीआई एक, अगर देश के अंदर किसी छोटे से नगर निकाय में अगर किसी एक छोटा विपक्ष का आदमी है उसके ऊपर आप इतनी बड़ी जांच एजेंसियां बिठा सकते हो, तो क्या डीआरडीओ में काम करने वाले एक शख्स के बारे में आपको जानकारी नहीं हो सकती? दूसरा, आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जाहिर सी बात है आपको सीधा जानकारी होगी उसकी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो इस काम में इन्वॉल्व है और आप खामोश रहते हैं, तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं इस पूरे प्रकरण पे। अब इस प्रकरण की बात करें तो प्रदीप कुरूलकर कई बार विदेश यात्रा में भी गया। अब इस चीज़ की जांच क्या सामने आएगी कि उसने जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो साझा किए या नहीं किए, जो जानकारी इन्होंने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के साथ साझा की वो किस लेवल की थी, और सरकार अब उस चीज़ को किस तरह डिफेंड करेंगी या उस पर क्या सरकार का स्टैंड होगा, क्या स्टेटमेंट होगा, और जो जानकारियाँ हासिल की है उससे हमारी देश की साख, हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के जो रिसर्च करने वाले जो नौजवान युवक और युवतियां हैं, उनका जो परिश्रम है, उनकी साख पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर सरकार क्या स्टैंड लेगी। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, बीजेपी आरएसएस के जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर देश के साथ साथ विदेश की एजेंसियों के लिए जासूसी करने के लिए बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। आपने तो देश में ये सुना होगा कि भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर किसी महिला ने उत्पीड़न या बलात्कार का आरोप लगाया, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे केस के बारे में जानकारी दूंगा जो सीधा सीधा देश की गद्दारी का मामला है और उसके अंदर भाजपा और आरएसएस के लोगों का सीधा हाथ है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कौन कौन से केस हैं। बीजेपी या आरएसएस, आरएसएस या बीजेपी, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो ये बात का इशारा करती है कि इनका देश प्रेम एक सिर्फ छलावा है, इनका देश प्रेम सिर्फ वोटों तक सीमित है, इनका देश प्रेम, अगर इनके देश प्रेम से वोट हासिल होते हैं तो ठीक है, वरना इनके लिए देश प्रेम कोई मायने नहीं रखता। अभी कुछ समय पहले एक किरण पटेल नाम का शख्स जो पीएमओ में फर्जी अधिकारी बनकर देश के संवेदनशील इलाके जम्मू कश्मीर में जाता है, वहां से Z+ सिक्योरिटी, Z+ सब प्रोटोकॉल हासिल करके ऐसे संवेदनशील जगह पर जाकर जानकारियां हासिल कर लेता है और पीएमओ को भनक नहीं लगती। क्या इस खबर को देश के मुख्य धारा के मीडिया ने दिखाया? चलो मीडिया बिका हुआ है, क्या सरकार ने संज्ञान लिया? क्या पीएमओ ने संज्ञान लिया? अगर लिया तो क्या देश की जनता को पता चलेगा कि किरण पटेल आज कहाँ है, किसके इशारे पर उसको वहाँ पे इतनी सुविधाएं मिले? नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक दूसरी घटना, मध्य प्रदेश के अंदर एक ध्रुव सक्सेना नाम का शख्स पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार होता है, और आपको हैरानी होगी, ध्रुव सक्सेना बीजेपी की आईटी सेल का एक सदस्य निकला। 2016 में पंजाब के पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद 27 मार्च 2016 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कुछ लोगों को देश के प्रधानमंत्री आमंत्रित करते हैं जांच के लिए। 27 मार्च के बाद 3 दिन के बाद यानी 30 मार्च 2016 को, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे श्री अमित शाह, कोलकाता में जाकर ये बात कहते हैं कि जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसका पठानकोट हमले में सीधा हाथ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले महीने यानी 5 अप्रैल 2016 को, ये कड़ी इसको जो बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी, 27 मार्च को प्रधानमंत्री इनवाइट करते हैं, 30 अप्रैल को अमित शाह बोलते हैं कि आईएसआई का हाथ है,
5 अप्रैल को आईएसआई यानी पाकिस्तान का ये दावा होता है कि पठानकोट में जो हमला हुआ है उसमें भारत सरकार ने खुद अपने सैनिकों को मरवाया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठता है दोस्तों कि पहले देश के प्रधानमंत्री आईएसआई को इनवाइट करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बोलते हैं कि उसका हाथ है, फिर वही एजेंसी वापस भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाती है। और सिर्फ भारत सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होता दोस्तों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का हर वो नागरिक शामिल है जिसकी साख और जिसकी ईमानदारी पर पाकिस्तान ने सवाल उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश हुई क्योंकि देशभक्ति, नफरत और जहर के नाम पर मांगने वाली, वोटों की भीख मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि जब जब पाकिस्तान को भारतीय जनता पार्टी यूज करती है, पाकिस्तान का डर दिखाती है, तब तक उसको चुनाव में फायदा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान है तो भारतीय जनता पार्टी है। और अंत में प्रदीप कुरुलकर जो अभी कस्टडी में है महाराष्ट्र एटीएस की, उससे पूछताछ हो रही है। पर एक आपको बड़ी गंभीर विषय के बारे में सोचना होगा कि देश का मुख्य धारा का मीडिया, हालांकि जो मीडिया के मालिक, जो चैनल के मालिक हैं, जितने भी टॉप चैनल हैं, वो आरएसएस के ही हैं। अब जब डीआरडीओ में काम करने वाला शख्स, देश के रक्षा अनुसंधान, एक ऐसी संस्थान जो सुई से लेकर रॉकेट तक के रिसर्च करती है, उसका कर्मचारी अगर पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम कर सकता है तो क्या इस गोदी मीडिया पे शक नहीं किया जा सकता? भारत सरकार से अनुरोध है, देश की एजेंसियों से अनुरोध है कि जो भी मुख्य धारा के गोदी चैनल हैं उनकी आप जांच कराइए कि कहीं इनको भी आईएसआई से फंड तो नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर ये चैनल रक्षा अनुसंधान, चाहे वो पीएमओ का किरण पटेल हो, जो जासूस पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए काम करते हुए आरएसएस के, उनके ऊपर कोई खबर नहीं दिखाता है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों को भी हो सकता है पाकिस्तान से फंडिंग आ रही हो। क्योंकि पैसे के लिए ईमान बेचना हो तो आज गोदी मीडिया नंबर 1 है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।